चले करें। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। मज़ाहिर पाकिस्तान सवाल कहा था एक, हाँ मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का ये। इस क्वेश्चन में बजटेड इंफॉर्मेशन है 2011 की, और उसके अलावा ये जो टेबल दिया हुआ है ये 2010 का है, जो 10 गुजर चुका हुआ है ये उसका टेबल है, और सवाल की रिक्वायरमेंट है 2011 की। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन दोनों से इनकम स्टेटमेंट बनानी है और फिर इनके प्रॉफिट्स को रिकंसाइल भी करना है। ये सवाल बजटिंग का है, लेकिन ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के कवर में छुप के आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बजटिंग के भी कुछ सवाल करवाए हैं, जैसे एक ये है, फिर इसके अलावा एक प्रोसेस का करवाया था। तो ऐसा हो सकता है कि इन दूसरे टॉपिक्स में मिक्स होकर कहीं छुप जाए। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट बनानी है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क ये होगा कि जो हम सवाल कर रहे होते थे वो गुजरे हुए साल का था, अब ये आने वाले साल का है, और चूंकि साल अभी आया ही नहीं है 2011, तो फिर अंडर ओवर अप्लाइड भी नहीं होगा। अंडर ओवर अप्लाइड भी नहीं होगा फिर क्यों? क्योंकि जब साल गुजरा ही नहीं तो फिर अप्लाइड भी नहीं होगा। तो ये एक फर्क होगा। उसके अलावा जैसे बाकी मेहनत होती है वैसे ही है। 2010 का डाटा दिया हुआ है, उससे हम प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, जो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के साल की वर्किंग होती है वही है। प्रोडक्ट कॉस्ट की वर्किंग है, यूनिट्स की वर्किंग है, और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है जैसे सीखा है। तो सवाल तो ये वही नॉर्मल वाला ही है। अब इसमें जो मुश्किल है वो कर लेता हूँ डिस्कस। 2010 के डाटा में एक यूनिट अब तक जो बनता था 5 किलो मटेरियल लगता था और 60 रुपए किलो वाला। तो हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे होते हैं 5 किलो 60 वाले। ये 2010 में मटेरियल की प्रोडक्ट की कॉस्ट है। 10 का कॉलम क्यों बनाना है? 11 ही का काफी था ओपनिंग की वजह से। तो ये मटेरियल पोर्शन आ गया। 4 घंटे 75 रुपए वाले, 4 घंटे 75 रुपए वाले, ये लेबर कॉस्ट हो गई। 3 मशीन आवर्स 15 रुपए वाले, 3 मशीन आवर्स 15 रुपए वाले, वेरिएबल ओवरहेड्स। इन तीनों को ऐड किया तो ये मार्जिनल का पोर्शन बन गया। फिक्स्ड ओआर निकालने के लिए पिछले साल यानी 2010 के आपको बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड नहीं पता, तो यही होंगे। फिर आपको बताया था कि अगर सवाल में बजटेड एक्चुअल दोनों की जरूरत है, एक है दूसरा नहीं है, तो दोनों बराबर ही। तो 2010 के फिक्स्ड ओवरहेड दिए में बजटेड भी फिर यही होंगे, तो इसको बजटेड प्रोडक्शन से डिवाइड करना था। 2010 की प्रोडक्शन दी हुई है, यही फिर बजटेड भी होगी, क्योंकि 2010 के डाटा ही सिर्फ इतना है। तो फिक्स्ड ओआर पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन, 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 18,000, 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 18,000, ये 2010 की पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट बन गई। इससे कोई रिलेटेड परेशानी है जिन्होंने भी किया है? अच्छा, कल काफी सारे लोग थे जिन्होंने कहा था कि करना है ये सवाल, तो किया होगा। 2011 वेरिएबल चीजें ओरिजिनली पर यूनिट होती हैं, तो इनकी पर यूनिट फिगर्स को ही चेंज करके अगले पिछले साल की फिगर बनाई जा सकती है, इसलिए इन्हीं में चेंजेस करके ये बनाई है। लेकिन फिक्स्ड ओआर पर यूनिट ये टोटल चीज होती है, इसलिए 2011 की फिगर निकालने के लिए इसको चेंज नहीं कर सकते। 2011 के टोटल ओवरहेड्स निकाले, ये इधर छुपे में इधर, और फिर उनसे ओआर पर यूनिट निकाला। चले एक एक करके बताता हूं। पहले मटेरियल बताता हूं। किसी शॉप से अगर सब्जी फल या रेडी वाले से जो रेट उसने लगाया है और वो रेट मुनासिब सा है, कम रेट है, तो वो खुद ही तोल के देगा, और उसी बीच में खराब दाने भी होंगे, साफ भी होंगे।
अगर हम चुन चुन के सिर्फ साफ पीस ही लेना चाहें तो फिर रेट बढ़ा देगा। अच्छा, इसी को थोड़ा सा चेंज करता हूं। एक कंसल्टेंट हायर किया कि मार्केट से तुमने खुद जाना है और रॉ मटेरियल अच्छा चुन के लाना है। उसने कहा ठीक है, मैं 2 रुपए किलो अपनी सर्विस फीस लूंगा। तो ये जो 2 रुपए किलो वो हमसे फीस ले रहा है, ये डायरेक्ट कॉस्ट ही है ना, क्योंकि पता है हर किलो पे 2 रुपए, तो इसको मटेरियल की कॉस्ट में ऐड किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है, मटेरियल खरीदने का जरूरी खर्चा है। तो 2010 में जो 60 रुपए किलो मिलता था, एक तो वैसे ही 11 में वो 4% महंगा हो जाएगा। ये 10 में 5 किलो लगते थे 60 रुपए वाले, एक तो ये 60 रुपए वाला महंगा हो जाएगा। इसके अलावा कंसल्टेंट 2 रुपए मजीद लेगा। अ क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट विल बी हायर्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इससे अच्छा मटेरियल चुन के लाएगा तो उससे हमारा मटेरियल भी कम लगेगा। कंसल्टेंट ने कहा है कि वो इस काम के 2 रुपए पर किलो लेगा, तो हमें इसका मतलब मटेरियल कितने का पड़ेगा, और चूंकि ये अच्छा मटेरियल होगा तो 5 किलो की बजाय अब इतना लगेगा, तो इतने किलो और इतना रुपए पर किलो। एक यूनिट बनाने के लिए इतने किलो और 1 किलो का रेट। तो ये 2011 की ये 2011 का मटेरियल। क्लास वर्क होमवर्क जो है ना, ये भी लर्निंग ही का हिस्सा होता है। आप अगर क्लास लेने के बाद ये समझें कि आपसे पास पेपर का सवाल 100% खुद ही ठीक होना चाहिए था, तो या तो आप बहुत ऊंचे दर्जे पे पहुंच चुके हुए हैं या फिर आप गलत सोच रहे थे। तो नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं तो वो लर्निंग है, वो मायूसी नहीं, वो लर्निंग है। तो इसमें जितने ये चीजें बताई हैं, अब ये लर्निंग में इजाफा है। 305.9 की कैलकुलेशन में कोई एतराज परेशानी है तो पूछे जी। हाँ, नहीं, वो कंसल्टेंट हमें जो ला के देगा वो 2 रुपए पर किलो हमसे चार्ज करेगा। हाँ, सेव्ड वाली तो बात इसमें कहीं नहीं है, वो लेबर में जरूर है। आगे पॉइंट 3 में तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, हम कंसल्टेंट से कह रहे हैं कि अच्छा मटेरियल तुमने चुन के लाना है। अब हम उससे अगर लेट से 10,000 किलो मंगवाएंगे तो वो हमें 10,000 किलो अच्छे चुन के ला के देगा, तो 10,000 किलो के पे पैसे लेगा हमसे, तो 2 रुपए पर किलो ये उसकी प्राइस में ऐड हो गया। ये हो गया मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। लेबर, पहले पिछले साल लेबर को 75 रुपए पर आवर देते थे और वो 4 घंटे काम करते थे। ये 2010 का वाकया है। अब एक तो 2011 में होगी महंगाई। The management has negotiated a new agreement with labor union, जो लेबर वर्कर्स की यूनियन थी उनके साथ नया एग्रीमेंट हुआ, whereby wages would be increased by 10% full stop। अब 2011 के जो रेट्स होंगे वो 10% महंगे होंगे। दो 2011 का जो लेबर का रेट होगा, 2011 में हो जाएगी महंगाई, तो वो 75 पैसे 10% महंगा हो जाएगा। ये होगा 11 का रेट। फुल स्टॉप। यानी अगली बातों से ये पहले 2011 में रेट रिवाइज हो जाएंगे। फुल स्टॉप। रेट रिवाइज होने ही होने। अगली बात, फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन प्लान टू इंप्रूव द एफिशिएंसी। अब ये फॉलोइंग मेजर्स लिए जा रहे हैं जिनसे वर्कर्स का काम करना बेहतर हो जाएगा। ट्रेनिंग कंसल्टेंट हायर होगा जिसको 3 लाख रुपए पर एनम देंगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट है, तो जब इनडायरेक्ट है तो ये ओवरहेड है, और 3 लाख रुपए पर एनम तो फिर ये फिक्स्ड है। तो ये जो फिक्स्ड खर्चे थे, पॉइंट नंबर 6, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट द रेट ऑफ 8% ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो फिक्स्ड के लिए 6 मिलियन 8% महंगे हो जाएंगे और ये 3 लाख ऐड हो जाएगा। ये अगले साल के फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे। चलें पॉइंट लेबर पे वापस। ये तो फिक्स्ड ओवरहेड हो गए। लेबर से कहा कि तुम ऐसा करो कि जल्दी काम कर लो, तो जो टाइम बचेगा उसका 30% हम तुम्हें बोनस दे देंगे। यानी जितना तुमने काम कर रहा है उसके तुम्हें पैसे तो चलो देने ही है, लेकिन ऐसा करो कि टाइम जल्दी कर दोगे तो हम तुम्हें जितनी हमारी बचत होगी तुम्हें 30% उसका हिस्सा बोनस के तौर पे दे देंगे। 3% ऑफ द सेविंग्स इन लेबर कॉस्ट वुड बी पेड एज बोनस। अच्छा, सेविंग्स कहां से? सेविंग्स
On account of the above measures, it is estimated that labor time will be reduced by 15%. यानी पहले जब वो 4 घंटे लगाते थे तो अब लगेंगे 0.85। अब हमें एक यूनिट बनाने पे इतनी लेबर कॉस्ट देनी पड़ेगी। ये वेज रेट, ये आवर्स, ये तो हमारी हो जाएंगी वेजेस। इसके अलावा उसको देना पड़ेगा बोनस। अगर टाइम ना बचता तो इतने पैसे देने पड़ते। अगर टाइम ना बचता, टाइम 4 का 4 ही रहता तो इतने में एक यूनिट कॉस्ट करता। लेकिन कितना टाइम बच रहा है? देखें, ये अगर टाइम ना बचे तो इतना खर्चा होता, टाइम बचने से खर्चा बच गया। ये जितना बचा इसका 30% हम उसको बोनस दे देंगे। जो हमारा खर्चा बचेगा उसका 30%। ये पहले वाले का आंसर क्या बनता है? 280.5। इसका 14.85। लेबर की तरह नहीं है, लेबर ही है। हाँ, तो ये 295 जी। टोटल कैसे पर यूनिट? और फिर करंट ईयर की भी निकालते हैं, तो उससे डिफरेंस निकाल के बोनस नहीं निकालते, मतलब सेविंग हमें पता चल जाएगी। बताओ क्या करूं? 2.5 इसको सॉरी सर, 300 को 75 स्कोर। महंगाई भी तो होनी है ना, वो तो इस साल सर वो तो बजटिंग में नहीं है, बजट जो उसी में होनी है ना। और क्या, तो अगली ईयर सर हम तो अगले ईयर का ही बना रहे हैं। नहीं, वो तो सर अगले ईयर। अच्छा चलें, आप बताएं क्या करूं? ये क्या है? अच्छा 10 के, ठीक है। और फिर अगले साल की 280.5। नहीं, ये तो अच्छा 280.5 इंटू 18,000। अच्छा फिर क्या करूं? डिफरेंस आ गया, फिर वो डिफरेंस आया 19.5 इंटू 18,000। अच्छा अब क्या करूं? इसका 30% ले लूं, फिर पर यूनिट होगा ये। हम तो पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, तो 18,000 से डिवाइड कर लें। ये 18,000 से डिवाइड कर लिया, लेकिन वही नहीं बन गया। महंगाई नहीं इसमें कंसिडर करें ना आप, यानी हमने इससे डिफरेंस नहीं लेना। देखें, दी फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन प्लान्ड से पहले ही महंगाई तो होनी है। अगर हम ये मेजर्स ना लें तो महंगाई तो फिर भी होनी है। The management has negotiated a new agreement with labor union whereby wages would be increased by 10% full stop। क्या ये इस incentives का पोर्शन है या इन एनी केस महंगाई होनी है? जब इन एनी केस महंगाई होनी है तो 4 घंटे इंटू 75 रुपए इंटू महंगाई 300, जबकि टाइम बचा देने से 280.5 आएगा। कितनी बचत होगी? 49.5। इसका 30%। तो 300 से नहीं कंपेयर करना, महंगाई नहीं केस होनी थी तो उसको महंगा करके फिर कंपेयर करना। लेबर कॉस्ट पर यूनिट और वेरिएबल के बारे में सिर्फ इतना कहा है कि 5% महंगे हो जाएंगे। तो जो पिछले साल का 45 था उसको 5% महंगा कर दें। वेरिएबल चीजों को, पर यूनिट चीजों को हम चेंज करके अगले साल की पर यूनिट बना सकते हैं। फिक्स्ड में हमें टोटल के रास्ते से आना पड़ता है। अब ये टोटल के रास्ते से कैसे आए? टोटल फिक्स्ड ओवरहेड निकाले, डिवाइडेड बाय हमें 2011 की बजटेड प्रोडक्शन चाहिए। तो 2011 की प्रोडक्शन नहीं है, सेल्स है। 2011 की सेल्स हैं पॉइंट नंबर 1 में 21,000। पॉइंट नंबर लास्ट में कहा हुआ है कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग क्लोजिंग स्टॉक एट 5% ऑफ सेल फुल स्टॉप। तो 2010 का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 2010 की सेल्स का 5%। 2010 की सेल्स कितनी थी? 19,000। इसका 5% 950, ये वो 950। 2011 का ओपनिंग बन गया, 2011 की सेल्स
इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टॉक आउट का मतलब होता है स्टॉक खत्म हो जाना, क्लोजिंग स्टॉक वुड नाउ बी मेंटेन्ड एट 10% ऑफ सेल्स। यानी 2011 का क्लोजिंग कितना होगा? 21,000 का 10%। तो अब ये 11 की सेल्स हैं, 11 का ओपनिंग है, 11 का क्लोजिंग है, तो 11 की प्रोडक्शन आ जाएंगी, इससे डिवाइड करेंगे तो ये फिक्स्ड OAR पर यूनिट आ जाएगा। और इन्हीं को इस्तेमाल करके सेल्स दी हुई थी, यूनिट्स निकाल लिए, पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली, ये मार्जिनल और ये एब्जॉर्प्शन। और इसके अलावा इस सवाल में कुछ पूछना है तो पूछें। हाँ जी ठीक है, शाबाश। ये पॉइंट नंबर 6 में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, नहीं, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। इसका मतलब यह है कि जो फिक्स्ड OAR है वो पर मशीन आवर होता है। ठीक है, सही है, कोई मसला नहीं, लेकिन हमें तो प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है ना, हमें यहां पर फिक्स्ड OAR पर यूनिट बनाना है, होता होगा पर आर, हमें यहां पर यूनिट चाहिए, पर आर बनाते हैं। 2010 में फिक्स्ड ओवरहेड्स थे 6 मिलियन, एक यूनिट के लिए कितने मशीन आवर्स लगते हैं? तो 18,000 यूनिट्स के लिए कितने मशीन आवर्स लगे होंगे? इससे आंसर निकलेगा पर मशीन आवर। लेकिन हमें यहां पर ये नहीं लिखना, हमें पर यूनिट लिखना है। तो पर मशीन आवर इतना है, एक यूनिट के लिए लगते 3 घंटे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ गया। तो इसलिए मैंने डिवाइड ही यूनिट से कर लिया। मज़ाहिर वाले सवाल में और किसी को कोई? ठीक है, तो यही मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, नहीं यही वाला सवाल नहीं, ऐसी आसान से खुद ही बनाया हुआ मैंने। क्या जी, समझ नहीं आई? टेस्ट में है वैसे, मेरा ख्याल है प्रोसेस वाला नहीं है, मैंने सिर्फ मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का बनाया है, प्रोसेस मिक्स नहीं किया वैसे। कल वाला क्वेश्चन कर रहे थे, और कल वाले क्वेश्चन के हवाले से ना मैं फिर आपको जरा हौसला दे दूं। देखें, असल में ना मुश्किल ये हुई आपको कि आपने फार्मूले एक तो याद नहीं किए, दूसरा आप घबरा ये गए कि पहले हम इलस्ट्रेशन एक एक करके सॉल्व कर रहे थे, अब सारा डाटा इकट्ठा आ गया। तो हौसले से चलते रहें, प्रैक्टिस से बेहतरी होने लग जाएगी, लेकिन करने ही पड़ेंगे याद, वो क्लास में साथ साथ नहीं हो जाएंगे, वो आप नहीं करने हैं याद। जी जी, मैं इसको कल वाले क्वेश्चन को पूरा कर रहा हूँ, खुद ही कल वाले क्वेश्चन को कर रहा हूं पूरा। जी जी कर रहा हूं पूरा। सवाल की रिक्वायरमेंट में या तो आपको कुछ वेरिएंस नाम लेके पूछे जा सकते हैं, तो जो नाम लेके पूछे हैं वो निकालने हैं, या फिर इसमें रिकंसिलिएशन का सवाल आता है। प्रॉफिट रिकंसिलिएशन भी एक चीज होती है और कॉस्ट रिकंसिलिएशन भी एक चीज होती है। अभी आपको मैं फिलहाल प्रॉफिट रिकंसिलिएशन बता रहा हूं। तो प्रॉफिट रिकंसिलिएशन का तरीका यह है कि बजटेड प्रॉफिट से स्टार्ट करें और सारे वेरिएंसेस लिस्ट डाउन कर दें। आप जब सारे वेरिएंसेस निकालने हैं तो जिस मर्जी तरतीब से निकाल लें, आप चाहे सेल वेरिएंसेस से शुरू करें, मटेरियल लेबर ओवरहेड, चाहे मटेरियल से शुरू करके सेल एंड पे निकाल लें, वेरिएंस सारे कैलकुलेट कर लें, वेरिएंस सारे कैलकुलेट करने हैं, तरतीब का कोई मसला नहीं, जैसे आपकी तरतीब चाहे वैसे कर लें। सेल प्राइस वेरिएंस ये शायद कर लिए हुए थे ना? जी जी ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ। सेल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला जरूर लिखा करिए। वो जो सबसे एंड पे, हाँ जी, सेल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला बताओ। एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सेल माइनस
स्टैंडर्ड प्राइस। ये सही फॉर्मूला, पक्की बात है, दोबारा बताओ। स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, इनटू ये क्या चीज है, एक्चुअल सेल्स। पॉजिटिव, सेल वॉल्यूम है इसका फार्मूला, स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड। अगर सवाल में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट, और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन। वो ग्रे जैकेट, हाँ जी। ये 5 लाख क्या है? नहीं आप जी जी यही लंबे वाला होना। ये 5 लाख क्या है? कहाँ है सवाल में ये 5 लाख सवाल में किधर है? वो तो बजटेड प्रोडक्शन है। लेकिन वो तो प्रोडक्शन लिखा हुआ है, हम तो सेल चाह रहे हैं। प्रोडक्शन सेल सेम बात है, प्रोडक्शन और सेल सेम बात है। ये कहाँ लिखा सेम है? तो साथ वाले ने बताया। ये कहाँ लिखा सेम? हाँ जी। बता दें, चलें आप बता दें सातुल। तो इससे कैसे पता चल रहा है कि सेम? ठीक है, इनटू कितना है स्टैंडर्ड प्रॉफिट? 200। मटीरियल प्राइस वेरिएंस, ये जो वेरिएंसेस निकाल रहे हैं ना हम लोग, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड, इनके लिए ये इस्तेमाल नहीं होना, ये इस्तेमाल होना। हाँ, फिक्स्ड ओवरहेड में आके बता दूंगा, वो चेंज हो सकता है, लेकिन मटेरियल और लेबर के लिए ये इस्तेमाल होना है, और वेरिएबल के लिए भी। हाँ, इन तीनों के लिए लाजमी ये इस्तेमाल होंगे। फिक्स में सवाल पर डिपेंड करता है, वैसे आप इसी कोई टारगेट रखें कि यही इस्तेमाल होना है, ये नहीं। ये कॉलम सिर्फ तब इस्तेमाल हुआ जब प्रॉफिट निकालना था, या फिर आगे चल के कुछ सवालों के अंदर ना हमें इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी पड़ा करेगी, तब इस्तेमाल होगा। वेरिएंसेस के लिए ये कॉलम इस्तेमाल होना है, रेट वाला। वजह ये कि हमने असल में कितने किलो मटेरियल खरीदे? 9। तो ये 950 किलोज हैं, तो रेट भी पर किलो वाला लगेगा। 50 माइनस ये क्या चीज है? मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी कहते हैं इसको, क्वांटिटी वेरिएंस भी कहते हैं। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फार्मूला
स्टैंडर्ड कॉस्ट एस क्यू कैसे निकालें? नाइन 960 को नहीं, एस क्यू निकालना कैसे पूछ रहा हूँ। सवाल में एस क्यू कैसे कैलकुलेट करता है? प्रोडक्शन को किससे बताएं? 50 से 50 से करो, 125 से करो। एस क्यू होता है जितनी प्रोडक्शन एक्चुअली हुई उसके लिए कितने किलो लगने चाहिए थे। तो कितनी प्रोडक्शन हुई एक्चुअली? 480,000। ये कहां लिखा है 480,000? वो तो सेल्स है। तो चूंकि ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स बराबर है इसलिए एक्चुअल प्रोडक्शन 480 है। तो 480,000 पे स्टैंडर्ड के मुताबिक इतने किलो लगने चाहिए थे। 480,000 इंटू 2.5 कितने? 12 लाख। 50 रुपए इंटू 12 लाख। 4,80,000 यूनिट्स बनाने के लिए 2.5 किलो के हिसाब से 12 लाख किलो लगने चाहिए थे। ये एसक्यू है। एसक्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं एसक्यू? सर ये जितने प्रोडक्शन की है साल, ठीक है सर, उस जब हमने स्टैंड कॉर्नर आया था हमने सोचा था कि एक मटेरियल पे एक यूनिट पे लगने चाहिए थे। जैसे 2.5 की मटेरियल और सर 4,80,000 प्रोड्यूस किए इस ईयर, तो उस लिहाज से ये 4,80,000 इंटू 2.5 की लगनी चाहिए। ठीक है यार, जबरदस्त। 12 लाख किलो है चूंकि, तो इसलिए मल्टीप्लाई भी रुपीस पर किलो, इसलिए वेरिएंसेस में कहा है कि ये वाला कॉलम इस्तेमाल होगा। माइनस 50 रुपए इंटू असल में कितने किलो लगे? 12,500। लेबर रेट वेरिएंस एक्चुअल आवर्स इनटू पेड वर्कड। इस सवाल में जरूरत नहीं है क्योंकि कहीं आइडल का जिक्र नहीं है। 100 क्योंकि आर से मल्टीप्लाई करना है ना, तो मल्टीप्लाई भी फिर रुपीस पर आर से। ये 990 और ये गिवन है 10। फार्मूले याद करने पड़ेंगे। फार्मूले याद करके अभी इस सवाल पे कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ डाटा दिया हुआ है। अभी मुश्किल आगे बढ़ेगी जब आपको ये एक्चुअल डाटा ढूंढना पड़ेगा। तो आप फार्मूले याद नहीं करेंगे तो फिर उन सवालों में तो और मुश्किल में आ जाएंगे। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हाँ जी 960 कैसे स्टैंडर्ड और है जो स्टैंडर्ड कार्ड हमारा था एक बनाने पर 2 घंटे तो 2 घंटे वो एक्टिव प्रोडक्शन कितनी? ठीक है, ठीक। 480,000 इंटू 2 960 100 इंटू एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, अगर ओवरहेड्स लेबर से लिंक्ड है ना, तो ओवरहेड के वेरिएंसेस का आधा काम हो चुका होता है। ये आर्स यही वाले हैं जो हम निकाल चुके हैं, तो यही वाले एक्चुअल आर्स हैं ये।
माइनस 26 बनेगा 1 पॉइंट एडवर्स स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स। मैंने ये कहा था कि अगर ओवरहेड्स का ताल्लुक लेबर के साथ है तो जो आर्स हैं वो ऑलरेडी लेबर में हम निकाल चुके हुए हैं, यही वाले यहाँ इस्तेमाल होने, यही वाला एसएच, ये 25 इंटू 960। हाँ अगर मशीन आर्स होते तो फिर अलग से निकालने पड़ते। 75 लेकिन लेंथ ही वो लेबर के साथ है ना, क्या पता एक्चुअली में ना उसके बराबर आ रहे थे, बराबर आ रहे हो एक्चुअली इतना ना एक्सपेंडिचर आ रहा हो, तो तभी तो हम वेरिएंस निकाल रहे हैं, तभी तो वेरिएंस निकाल रहे हैं कि एक्चुअली क्या हुआ और होना क्या चाहिए था। फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस बजटेड माइनस एक्चुअल। ये तो है 5 मिलियन। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड नहीं है तो बना लेते हैं। इसका एक फार्मूला आपको बताया था, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स के बजटेड आवर्स, बजटेड आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स अप्लाइड के लिए। तो अगर आप 5 रुपए यूज करना चाहें तो इनटू बजटेड आवर्स 10 रुपए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 10 रुपए इस्तेमाल करना है तो फिर इनटू बजटेड प्रोडक्शन, या तो 10 इंटू 5 लाख कर लें या 5 इंटू बजटेड आवर्स कर लें। बजटेड आवर्स कितने? एक यूनिट के लिए 2 का स्टैंडर्ड है, तो 5 लाख बजटेड प्रोडक्शन थी तो 10 लाख। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर आप 5 रुपए पर आवर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इनटू बजटेड आवर्स, और अगर 10 रुपए पर यूनिट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इनटू बजटेड प्रोडक्शन। दोनों सेम आएंगे। 1 लाख। और लास्ट फिक्स्ड अप्लाइड माइनस बजटेड। अगर 5 रुपए इस्तेमाल करना है तो इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, और अगर 10 रुपए इस्तेमाल करना है तो इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। अप्लाइड यही होते हैं, अगर 10 रुपए इस्तेमाल करना है तो इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, अगर 5 रुपए इस्तेमाल करना है तो इनटू स्टैंडर्ड आवर्स। एक ही आंसर आएगा। सॉल्यूशन में ये जो ओवरहेड्स के 4 वेरिएंसेस निकाले हुए हैं, ये एक और पुराना कॉन्सेप्ट था, इसको 4 वेरिएंस मेथड कहते हैं। ये आपके स्कोप में नहीं है, यानी आपके स्कोप में यही फार्मूला है। ये उस दौर में 4 वेरिएंस मेथड एक चीज होती थी कि वो टेस्ट होता था, अब ये नहीं है 4 वेरिएंस मेथड। जब इस सवाल को आईके ने अपनी बुक में डाला था तो वो इसी तरह से डाल लिया था, यानी अमेंड कर लिया था। वो 4 वेरिएंस मेथड नहीं आपके स्कोप में। तो जो आइटम 10 का पीछे आंसर है वो ओवरहेड्स का डिफरेंट आंसर है, तो ये है सही आंसर। हाँ वो 4 वेरिएंस मेथड एक डिफरेंट चीज होती थी, उसमें वो भी इसमें 495 भी एक अजीब सा काम किया हुआ है। हाँ तो वो एक डिफरेंट चीज था, डिफरेंट कॉन्सेप्ट था 4 वेरिएंस मेथड, वो नहीं है आपके स्कोप में। रिकंसिलिएशन बनाता हूं जी, रिकंसिलिएशन बनाता हूं, इसको नोट करना है तो कर लीजिए। कहां पर यूज नहीं लिखा हुआ? ए में परचेज आएगा, बी में यूज आएगा। जी जी उसी की बात कर रहा हूँ जी, इसी में तो फर्क था दोनों में, इसी में दोनों में फर्क था। केस 2 इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट। ये दो अलग अलग सिनेरियो हैं।
अगर ये थे तो परचेज्ड आना है प्राइस वेरिएंस में, अगर ये है तो आना ही यूज्ड है। ये दो अलग अलग सिनेरियो बताए थे मैंने। क्या मतलब? प्राइस वेरिएंस हम कैलकुलेट, मैंने एक चीज़ वो डिराइव करके भी दी थी, ब्रैकेट बनाया था उसमें, मैंने उसी से केस बी डिराइव करके दिया था। मैंने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बनाया था और फिर ये कहा था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में नज़र आ रहा है कि वेरिएंस है ही सिर्फ यूज्ड की वजह से, तो जब है ही यूज्ड की वजह से, परचेज का जिक्र ही नहीं है, तो फिर हम प्राइस वेरिएंस भी यूज्ड पे ही निकालेंगे। ये मैंने उससे डिराइव की थी बात। नोटेड? रिकैलकुलेशन रिक्वायर्ड थी। सबसे पहली लाइन बजटेड प्रॉफिट। अच्छा, वेरिएंस के सवालों में ना वो एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं होंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड हम बनाते ही प्रोडक्ट कॉस्ट का, स्टैंडर्ड हम बनाई प्रोडक्ट कॉस्ट कर रहे हैं, एडमिन सेलिंग का तो स्टैंडर्ड भी कोई नहीं बना रहे। तो इसलिए जितने भी हम वेरिएंस एनालिसिस पढ़ रहे हैं सारी फैक्ट्री के खर्चे हैं, इनमें कहीं आपको एडमिन सेलिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका तो वो स्टैंडर्ड नहीं बना रहे ना, तो सारे खर्चे आपको फैक्ट्री ही के नजर आएंगे हैं। जीपी से ऊपर है। बजटेड प्रॉफिट कैसे निकालोगे? हमने स्टैंडर्ड रखा था कि 1 यूनिट बेचेंगे तो 215 का प्रॉफिट आएगा, तो बजट बनाते हुए फिर 107। बस अब सारे वेरिएंसेस लिस्ट डाउन करते जाते हैं। सेल प्राइस वेरिएंस जी, ये जो मैंने स्टैंडर्ड कार्ड बनाया था, आप कह रहे हैं सवाल में गिवन हो सकता है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड कार्ड बनाने की इंफॉर्मेशन भी घुमा फिरा के हो सकती है? जी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। करेंगे, जैसे करेंगे वैसे करेंगे। अभी तो सादा सवाल है ना, आस्ता आस्ता बढ़ाता जाऊंगा सवाल। हाँ हाँ, वो तो वही है जो बजट क्वांटिटी सेल। अभी सेल वॉल्यूम वेरिएंस में किए तो थे 5 लाख, बजटेड सेल्स है ना 5 लाख, तो अभी बीक्यू सेल निकाला तो था 5 लाख, इसी बुनियाद पे। हाँ, कि ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड बराबर है। हाँ, सेल प्राइस वेरिएंस क्या था? पॉजिटिव। सेल वॉल्यूम वेरिएंस 40। मटेरियल प्राइस वेरिएंस मटेरियल यूजेज वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड्स, एक्सपेंडिचर वेरिएंस 1250, वेरिएबल ओवरहेड्स, एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड्स, स्पेंडिंग वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, क्वेश्चन में जो दूसरा टेबल है वो क्या है? निकालें एक्चुअल प्रॉफिट। ये है 103900 आता है। सवाल में दूसरा टेबल दिया हुआ है, एक्चुअल रिजल्ट है, वहां से प्रॉफिट निकालने, यही आता है जी। कहना क्या चाह रहा है? इस रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जितना हमने शुरू में सोचा था, जितना हुआ, फर्क क्यों आया, वो इन वेरिएंसेस की वजह से फर्क है। तो ये सारा वेरिएंस एनालिसिस मैंने टॉपिक शुरू यहां से किया था
कि बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में जो फर्क था, पता नहीं 8 मिलियन लिखा था मैंने शायद, उसके रीजंस ढूंढने शुरू किए थे। तो सेम क्यों आया है ना, क्या मतलब नहीं मैच यानी एक्चुअली 107,500 होना चाहिए, नहीं तो फिर वेरिएंस एनालिसिस किस बात का, वेरी किया है तो मैच क्यों करना चाहिए? नहीं हाँ तो वो यही तो इसीलिए तो मैच करना है। ये जो अब इसका एंड आंसर आया है ये एक्चुअल प्रॉफिट ही से मैच करेगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट आप दूसरे टेबल से निकाले ना, वो एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा। आ रहा है ना भाई, तो ये रिकंसिलिएशन है। अब इस सवाल में जो कल कुछ लोगों ने सवाल पूछे थे, मैंने कहा एक बार रिकंसिलिएशन पूरी बन जाए फिर पूछ लीजिएगा, मजीद कंफ्यूजन है तो। हाँ जी, आप बताएं मजीद कंफ्यूजन जो है। कुछ नहीं पूछना क्या? हाँ जी इस सवाल में तो खैर मसला नहीं था, लेकिन अगले क्वेश्चंस में ये डिस्कशन में आएगा, फिनिश गुड्स का मामला आएगा डिस्कशन में। चलिए ठीक है जी, इसमें से कुछ नहीं पूछना। आप सवाल का लेवल एक स्टेप ऊपर कर लेते हैं। अभी आज आपको एक पेज, 2 पेज बांटे होंगे, और ऑनलाइन वालों के लिए मैंने आपके कोर्स में ना एक सवाल रखा हुआ है प्रोडक्ट क्यू के नाम से। ऑनलाइन में आपके लेक्चर 60 का नाम लिख के मैंने प्रोडक्ट क्यू रखा हुआ है, प्रोडक्ट क्यू वेरिएंस प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन है और साथ एक सोल्यूशन। पढ़ लीजिए, करता हूँ बोर्ड पे। हाँ नहीं तो पूरा नहीं हो पाएगा ना, उम्मीद है नहीं हो पाएगा, क्योंकि डबल सवाल है, मार्जिनल से भी करना है, ऑप्शन से भी करना है। अभी जो पेज बांटा है बस ऐसे मेरा दिल कर रहा है सॉल्व करने का। मैं ये मिला है पेज के नहीं? वो यहाँ रख के नहीं गया हुआ नुमान, यहाँ तरफ बुला के लाओ उसको। सवाल पढ़ने को कहा है भाई, सवाल कहा है पढ़ने को? कौन था सवाल? आज आपको भी एक सवाल दिया है, पेज 2 पेजेस हैं, सवाल पढ़िए उसमें से। ऑनलाइन वालों के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ, प्रोडक्ट क्यू के नाम से लेक्चर 60 के रेफरेंस के साथ एक सवाल पड़ा हुआ है, एक सवाल शीट है और एक आंसर शीट। भाई इसका भी वो कितने नुमान को ख्याल रखा करे ना, छोड़ के चला जाता है। कितने लोगों को नहीं मिली कॉपीज?
सबको? मार्जिनल एब्जॉर्प्शन। हाँ जी, सवाल पढ़ लें तो मैं शुरू करूं। स्टैंडर्ड कार्ड प्रॉपर गिवन है या बनाना पड़ेगा? है गिवन भी तो बनाना है, लेकिन पूरा बना तो है, फिर भी बना ले। नहीं बना हुआ। आपको ये फिगर्स दी हुई है, कैसे पता ये फिगर्स दी हुई है? क्योंकि सारा कुछ रुपीस पर यूनिट दिया हुआ है। आपको ये फिगर दिए हैं, जबकि वेरिएंसेस में ये चाहिए हमें। अच्छा, ये सवाल, ये प्रोडक्ट, ये पास्ट पेपर का पता नहीं है कि नहीं है, होगा तो पता नहीं, हो सकता है बहुत पुराना हो। बारह मुझे आईके क्वेश्चन बैंक में मिला था, तो मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने अब नई बुक में से उड़ा दिया है, लेकिन मैंने आपको दे दिया प्रैक्टिस के लिए। पुरानी बुक में था। स्टैंडर्ड कार्ड बना रहा हूं। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों को सामने रखते हुए प्रॉफिट रिकंसिलिएशंस बनानी है। अच्छा, सारा ऑपरेटिंग स्टेटमेंट वही रिकंसिलिएशन, सारा सवाल, सारे वेरिएंसेस दोबारा निकालने पड़ेंगे? नहीं, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के वेरिएंसेस सेम होते हैं, सिर्फ दो फर्क हैं। एक सेल वॉल्यूम वेरिएंस के फार्मूले में फर्क है, और दूसरा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस एब्जॉर्प्शन में होता है, मार्जिनल में नहीं। बाकी सारे वेरिएंसेस सेम है। तो चूंकि दोनों का सवाल करना है, तो या तो दो स्टैंडर्ड कार्ड बना लें, या फिर ऐसे कर लें जैसे मैं कर रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल। दो स्टैंडर्ड कार्ड बना लें, वो भी ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, ऊपर टेबल में क्या गिवन है, वो ये है, वो ये है। उसके बाद नीचे जो 3 है भाई, 3, मैं भी कुछ सुबह कुछ और था, अभी कुछ और हो गया, 3। उसके बाद जो बजट की हेडिंग के साथ बुलेट पॉइंट्स हैं, उनमें थर्ड बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट इज ₹1.5 पर kg, यानी ये, एंड ईच यूनिट रिक्वायर्स 2 kg। तो ये स्टैंडर्ड कार्ड बनाना है। डायरेक्ट लेबर, ये गिवन है 0.64। बजट की हेडिंग में जो बुलेट पॉइंट्स हैं, पहला ही बुलेट पॉइंट 5 यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड पर आवर, यानी ये स्टैंडर्ड है, तो यहां 5 लिख दो। स्टैंडर्ड दिया तो है 5, वो यूनिट्स पर आर हैं, हमने आर्स पर यूनिट लिखने होते हैं। 5 यूनिट्स पर आर है, हमें आर पर यूनिट चाहिए। 1/5 0.2, और पर आर वेज रेट क्या है? तीसरे बुलेट नहीं, दूसरे बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है 3.2। अच्छा, अगर ना भी लिखा होता तो दिस डिवाइडेड बाय दिस करते तो यार, चलें, ये पॉइंट में ना मुश्किल हो रहा है। ये 1.5 किलो ना दिया होता, 1.5 रुपए ना दिया होता, 3 और 2 होता, तो 3 को 2 से डिवाइड कर लेते, तो इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, तो ये रेट आ जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड, पांचवा बुलेट पॉइंट,
ऊपर टेबल में दिया हुआ है कितना, वो ये है। और बजट वाली हेडिंग में 5वां बुलेट पॉइंट, बजट वेरिएबल ओवरहेड्स 0.8 पर आर है, और चूंकि ये पर लेबर आर है तो इसको लेबर से जोड़ा हुआ तो यही 0.2 यहां आ जाएगा। क्वेश्चन चूंकि मार्जिनल का भी है तो इसको मैं यहां टोटल कर लेता हूं 3.8। अच्छा, या तो सेपरेट 2 कार्ड बना सकते हैं, वो भी सही है, या मैं इसी को मल्टीपर्पज बनाने लगा हूं। ओवरहेड्स चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड हो, ये सेम होगा। ये कितना लिखा हुआ है, तो अगर ये भी 0.2 है, ये भी 0.2 है, तो फिर ये 1 होगा। और सेल वॉल्यूम वेरिएंस के लिए हमें स्टैंडर्ड प्रॉफिट और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन चाहिए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से भी करना है सवाल तो उसमें स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट चाहिए, और मार्जिन भी करना है तो उसमें स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। तो दोनों यही फिगर्स हैं, हम निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन 6 रुपए माइनस 3.8, 6 रुपए क्या है, और स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट है 6 रुपए माइनस ये है जी जी क्वेश्चन में भी गिवन है ये स्टैंडर्ड कार्ड। वेरिएंस के सवाल में स्टैंडर्ड कार्ड सबसे पहले बना लेंगे ना तो आगे काफी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। स्टैंडर्ड कार्ड से रिलेटेड कोई भी मुश्किल परेशानी है तो पूछें। स्टैंडर्ड कार्ड डन। रिकंसिलिएशन बनानी है तो फिर सारे वेरिएंसेस निकालने हैं। अच्छा, पता नहीं शायद मैंने कल कहा था इस सवाल की प्रेजेंटेशन या नहीं कि आप दोनों तरह से कर लें, चाहे आप रिकंसिलिएशन से सवाल स्टार्ट कर लें, पेज खाली छोड़ के आगे वेरिएंसेस निकाल लें, चाहे आप वेरिएंसेस से सवाल शुरू कर लें और जब वेरिएंसेस खत्म हो जाए तो एंड पे रिकंसिलिएशन बना दें। दोनों बातें ठीक है। अब मैं रिकंसिलिएशन से शुरू कर लेता हूँ। रिकंसिलिएशन बनानी है मार्जिनल से भी और एब्जॉर्प्शन से भी। बजटेड प्रॉफिट कैसे बजट बनाया था, ये शुरू में पहली लाइन में लिखा हुआ है, इस टेबल के नीचे पहली ही लाइन में लिखा हुआ है
कि बजट बनाते हुए कितने यूनिट्स का बेचना सोचा था? 12,000। और स्टैंडर्ड है कि 1 यूनिट बेचते तो प्रॉफिट कमाते 2। और अगर बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता हो, हाँ जी, 12,000 इंटू, तो ये बजट प्रॉफिट आ जाएगा। ये तो कंट्रीब्यूशन आएगी, प्रॉफिट लिखना है। फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस कर लें, तीसरे चौथे बुलेट पॉइंट में दिए हमें, बजट की हेडिंग वाले पॉइंट्स में चौथे बुलेट पॉइंट में दिए हमें 2400। देखें ये जो नीचे डाटा दिया हुआ है ना 3 सेगमेंट्स में, एक बजट का डाटा है जो बुलेट पॉइंट्स हैं 4-5, फिर एक एक्चुअल का डाटा है, फिर उसके अलावा कुछ अदर इंफॉर्मेशन है। तो बजट के डाटा में चौथे बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है, जो मल्टीप्लाई वही इसलिए आता है क्योंकि ये OR बजटेड ओवरहेड से ही निकला होता है, इसलिए अगर आप 0.2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेम आंसर आएगा। वरना मार्जिनल के अंदर कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड ओवरहेड माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। मार्जिनल में फिक्स्ड ओवरहेड कोई पर यूनिट चीज नहीं होते हैं, तो मार्जिनल के मुताबिक तो कंट्रीब्यूशन में से टोटल बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा। वो 2400 हैं जो दिए हुए जी। किसमें से ये कितना आ गया, किसमें से माइनस कर चुके जी जी? जी जी, तो एडिड नहीं है, माइनस भी नहीं करना। आप ये कह रहे हैं कि जब उसमें एडिड ही नहीं है तो माइनस क्यों करें, ये कह रहे हो? नहीं नहीं, शायद क्या ये कह रहे हो ना कि जब उसमें एडिड ही नहीं है तो लेस क्यों कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ना। प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो क्या वो सेल्स में एडेड होते हैं तो माइनस करते हैं? नहीं, यस सर, नहीं नहीं भाई, मतलब सेल्स में एक्सपेंसेस एडेड होते हैं इसलिए माइनस कर रहे होते हैं? नहीं, प्रॉफिट निकालना है, सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो प्रॉफिट निकलता है। तो यहां भी मैंने कंट्रीब्यूशन तक निकाल लिया था, अब प्रॉफिट तक पहुंचना है, तो फिक्स खर्चे माइनस करेंगे तो प्रॉफिट तक पहुंचेंगे ना। फिक्स खर्चे इसलिए नहीं माइनस करने के पहले इंक्लूडेड है, प्रॉफिट तक पहुंचना है, तो कंट्रीब्यूशन से फिक्स खर्चे माइनस करेंगे तो जाके प्रॉफिट निकलेगा। ये एक्चुअल इसलिए नहीं है क्योंकि अभी मैंने पहली लाइन बजटेड प्रॉफिट लिखी है, वो तो एक्चुअल तो आखिर में आएगा। बजटेड प्रॉफिट दोनों बराबर क्यों आ गए? मार्जिनल एब्जॉर्प्शन दोनों सेम क्यों आ गए? क्योंकि बजटेड प्रोडक्शन और बजटेड सेल सेम है, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, या तो है नहीं या सेम है कह लें। 12,000 यूनिट्स पहली ही लाइन में लिखा हुआ है, बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स 12,000 है। तो जब प्रोडक्शन और सेल्स बराबर है मतलब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो जब नहीं है तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन बराबर है, तो इसलिए दोनों का प्रॉफिट बराबर ही निकला। बजटेड प्रोडक्शन भी वही है, सेल भी वही है 12,000, क्योंकि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में अगर इन्वेंटरीज ना हो तो दोनों का प्रॉफिट सेम आता है। 3 साल थे ना, तो उसमें पहले साल में इन्वेंटरी नहीं थी, तो दोनों का प्रॉफिट बराबर आ रहा था, पहले साल बराबर आ रहा था ना, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था, तो यहां भी नहीं है इसलिए बराबर है। वेरिएंसेस, सेल प्राइस वेरिएंस, अब ये जगह खाली छोड़ दी, अब वेरिएंसेस निकालते हैं। सेल प्राइस वेरिएंस, सेल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला एक्चुअल क्वांटिटी सेल माइनस एक्चुअल प्राइस। ये क्या चीज है? एक्चुअल सेल्स है कहीं सवाल में? जी बिल्कुल है, बिल्कुल सबसे आखिरी पॉइंट 62 माइनस कितने यूनिट्स, 10,000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 2600। ये लास्ट बुलेट पॉइंट में दिया हुआ है और ये भी उसी से ऊपर दिया हुआ है, उसी से पहले लास्ट बुलेट पॉइंट में है दोनों चीजें। नहीं एक्चुअल प्राइस 10,000 नहीं है, ये एक्चुअल सेल्स हैं रुपीज 62,400 और एक्चुअल क्वांटिटी सेल 10,000 यूनिट्स है इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 6 रुपए। सेल वॉल्यूम वेरिएंस, चूंकि डबल सवाल है
तो दोनों से कैलकुलेट करना पड़ेगा। मार्जिनल हो तो फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजट क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन। टू 4400 पॉजिटिव नेगेटिव। और मार्जिनल से भी हो गया, एब्जॉर्प्शन से भी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का सवाल है। क्या फर्क पड़ेगा? स्टैंडर्ड प्रॉफिट 10,000 माइनस 12,000 इंटू 2। क्या लिखेंगे? ठीक है, ना लिखें, ना लिखें। ये तो आप लोगों के याद रखने के लिए लिखा हुआ है, आप सेल ना लिखें, ए क्यू माइनस बी क्यू कर लें, ठीक है। क्या जी? कहाँ पर? सवाल से देख के आइए, पहली लाइन बिल्कुल सीट में, सबसे पहली लाइन। मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए देखना पड़ता है कि परचेज और यूज बराबर हैं कि नहीं। तो बराबर लिखा हुआ परचेज एंड यूज, एस सी इंटू ए क्यू माइनस ए सी इंटू ए क्यू। स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो स्टूडेंट्स कहते कि स्टैंडर्ड कार्ड बस बना तो हुआ है, तो वो ये वाली फिगर यूज कर लेते ना, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट बना हुआ है, बस बना हुआ है, तो फिर वहां से वो 3 रुपए को इस्तेमाल करते, हालांकि 1.5 रुपया इस्तेमाल होना है। 1.5 इंटू असल में कितने किलो? हाँ जी, 25,000 किलो। एक्चुअल वाली हेडिंग में तीसरा बुलेट पॉइंट, मटेरियल के वेरिएंसेस में। अब ये मटेरियल के किलोस की बात हो रही है, अब 10,000 यूनिट्स की बात नहीं हो रही है, अब मटेरियल के किलोस की बात हो रही है। 25,000 किलो माइनस 1.48 इंटू 25,000, 500 पॉजिटिव जी। यही इस पे उंगली। 25,000 किलोज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वर परचेज्ड एंड यूज्ड। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, जी एस सी 1.5। एस क्यू, एस क्यू होता है जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, प्रोड्यूस नॉट सेल, प्रोड्यूस। 11,500 यूनिट्स हैं जो प्रोड्यूस हुए, और स्टैंडर्ड के मुताबिक एक यूनिट के लिए 2 किलो लगना चाहिए था, तो 11,500 यूनिट्स के लिए 23,000 माइनस 1.5 इंटू एक्चुअली 25,000 एडवर्स। यहाँ पर परचेज यूज बराबर है, केस 1 की है,
वो फिनिश गुड्स का है, वो जो क्लोजिंग है वो फिनिश गुड्स का है। रॉ मटेरियल के बारे में कहा है कि परचेज एंड यूज्ड, 25,000 किलो परचेज एंड यूज्ड, तो इतना ही परचेज है, इतना ही यूज्ड है। लेबर रेट वेरिएंस जी, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड वर्कड का इशू है, माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। अगर स्टैंडर्ड कार्ड ना बनाते तो 0.64 को यूज कर जाते, 3.2 को करना है, इनटू लेबर ने एक्चुअली काम किया, एक्चुअल रिजल्ट्स वाले दूसरे बुलेट पॉइंट, ये एक्चुअल लेबर कॉस्ट है 116 स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट है 3.2, एक यूनिट के लिए 0.2 स्टैंडर्ड है, तो फिर 11,500 के लिए 2300, 23 20 60। चलो ये सवाल आपका होमवर्क है, ये करना है आपने पूरा, और शुरू से ही पूरा, क्योंकि ये तो मैंने किया है सामने, क्योंकि कल से लेवल और सवालों का बढ़ जाएगा। उसमें मुश्किल पोर्शन ये होगा कि एक्चुअल कॉस्ट निकालने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। जी 19-20 का भी आ चुका है, 20 नंबर। हाँ जी, इजाजत देंगे तो फिर बोलते हैं कुछ। लड़ाइयाँ ज्यादातर किन बातों पे होती है? हाँ जी, हाँ जी, शक्लें क्लियर थी वीडियो में, शक्लें क्लियर थी वीडियो में। हाँ जी, लड़ाइयाँ किस बात पे होती हैं ज़्यादातर? ईगो, ईगो हर्ट होगी। लड़ाइयाँ तब होती हैं, अगर इसकी समरी बताऊं, जब इंसान या तो उसको लगता है कि मैं सही था और दूसरे ने गलत किया है, और इस बात पे वो रिजिड हो जाता है, तो फिर लड़ाई होती है। या फिर इसका दूसरी लिमिट ये है कि जहां पर वो खुद गलत होता है लेकिन रिएक्शन में फिर लड़ पड़ता है कि ऐसी मैं गलत साबित हो जाऊंगा, तो फिर लड़ पड़ेगा। यानी लड़ाइयाँ वहां होती हैं जहां पर एक सही होता है, गलत होता है, वही लड़ाइयाँ। अच्छा, लड़ाई से हासिल हो जाता है कुछ, क्या हासिल हो जाता है? तस्कीन, सिर्फ सुकून। और किसी का हाथ टूट जाता है, वो आने टूट जाती है, चश्मा टूट जाता है, तो डिपेंड करता है लड़ाई किससे कर रहे हैं। अगर जो एग्जाम हॉल में बैठे हैं और एग्जाम जो है वो भी वंस इन अ लाइफ है, और एग्जाम पास कर लिया तो हमेशा की अफसरी है, आसानियां हैं। लेकिन जो एग्जाम हॉल है, जो जहाँ पर आपको एग्जाम हॉल में जगह मिली है, वहाँ पर कुर्सी कितनी ठीक नहीं है, कोई पंखा एसी ठीक नहीं है, तो लड़ झगड़ के छोड़ाएंगे इम्तिहान या ज़मीन में बैठ के कर लेंगे? ज़मीन में बैठ के कर लेंगे। अच्छा, आपका रोल नंबर जहाँ पर था वो सीट बेहतर थी,
लेकिन उस पर कोई और स्टूडेंट आके बैठ गया, तो अब आप वहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। तो इन्विजिलेटर कहता है यार बस ठीक है, जहाँ जगह मिलती है बैठ जाओ, बस पेपर करने की करो वरना बाहर निकाल देंगे एग्जाम रूम से। तो अब आप ये लड़ झगड़ के नहीं मेरी जगह है, मेरा हक है इधर, तो लड़ाई झगड़ा करेंगे? क्यों नहीं है? वो बंदा ज्यादा तगड़ा है जो आपकी सीट पे बैठा टाइम, ये तो चलो कह देंगे तू बाहर आ, लेकिन उस वक्त नहीं, सीरियस बात कर रहा हूं, उस वक्त लड़ाई झगड़ा इसलिए नहीं शुरू कर देंगे, ये 3 घंटे की बात है, खैर है तू बैठ जा मेरी सीट पे, जा तू ऐश कर, तू खुश रह जा, 3 घंटे का पेपर है, एक बार पास हो गया तो आपको उससे इतना बड़ा बेनिफिट नजर आ रहा है कि फिर आप इस झगड़े में पड़ के टाइम जाया नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि बेनिफिट बहुत बड़ा नजर आ रहा है। अच्छा, अब जब उसको कहा कि अपनी सीट से, आप अपनी सीट के लिए नहीं लड़े, बैठने दिया उस दूसरे स्टूडेंट को, तो आपने तो अपना हक छोड़ दिया, तो क्यों नहीं जाए लड़े, मारे उसको, है क्यों? कोई बात नहीं, क्यों कोई बात नहीं, क्योंकि रिवॉर्ड बड़ा है। आप इन झगड़ों में पड़ के अपना टाइम जाया नहीं करना चाहते परफॉर्म करने का। अबू दाऊद 4800, सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के अतराफ में, कॉर्नर्स में एक घर का जामिन हूं, जामिन, जिसने हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दिया है। गारंटी, जमानत, मतलब जन्नत के अतराफ में घर का जामिन हूं जिसने हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दिया। अब जिसने अपनी ताकत मनवानी थी और एक जिदबाजी के नहीं, ओखा क्यों बोला मेरे नाल, जो भी रीजन है, पता नहीं क्या अजीब अजीब रीजन होते हैं, कई तो लड़कियों भी लड़ पड़ते हैं, लड़कियों को पता भी नहीं होता। एक घर का जामिन हूं जिसने हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दिया, एक बात, और उस शख्स के लिए जन्नत के दरमियान में एक घर का जामिन हूं जिसने मिजाह के तौर पर भी झूठ का इर्तिकाब नहीं किया, यानी शुगल मेले में भी झूठ नहीं बोला, और उस शख्स के लिए जन्नत के बुलंद तरीन हिस्से में घर का जामिन हूं जिसने अपना इखलाक अच्छा कर लिया। अच्छा इखलाक जो है ना वो कमजोरी नहीं होती है, अच्छा इखलाक बुज़दिली नहीं होती है, तो अच्छा इखलाक का इतना लेवल बढ़ गया कि जन्नत के बुलंद तरीन हिस्से में घर का जामिन हूं जिसने अपना इखलाक अच्छा कर लिया। कल मुलाकात होगी।